एक क्वेश्चन क्या था, इसमें मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है। अभी क्वेश्चन देखोगे तो ऊपर वाले और नीचे वाले सिर्फ माइनस में डिफरेंट है। मेरे को अगर ये देखनी चाहिए तो मेरे को इसकी फर्स्ट टेबल की ये जो वेक्टर बनेगा नेगेटिव वेक्टर है। अगर यहाँ नेगेटिव वेक्टर बन रहा है तो फिजिबल रीज़न कैसा बनेगा, अनबाउंडेड। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग जो मेरे को जेड जे माइनस सी जे मिलेगा, ये यहाँ पे पॉजिटिव है तो वहाँ पे नेगेटिव मिलेगा ऑब्वियसली। तो ये भी नेगेटिव मिल गया, इसका मतलब उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी क्या होगा, अनबाउंडेड। तो यहीं से पता चल जाएगा कि अनबाउंडेड मिल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद डिजेनरेसी क्या चीज़ है, डिजेनरेसी ये कि अगर मिनिमम रेशो दो चीज़ों का सेम आ जाए। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम रेशो, अब की एलिमेंट कौन सा लेंगे, तो की एलिमेंट्स लेने के लिए इसको इस तरीके से लेते हैं कि यहाँ पे x3 वेरिएबल है, x4 वेरिएबल है, तो जो लेफ्ट वाला होगा उसको हम की एलिमेंट के लिए सेलेक्ट करेंगे, मतलब उस रो को, मतलब वही आउटगोइंग वेक्टर होगा। समझ आया? ठीक। और इसमें दो चीज़ें हैं कि अगर इसको बोलते हैं डिजेनरेसी। अब हम बिग एम वाली प्रॉब्लम लेते हैं, उसके अंदर आर्टिफिशियल वेरिएबल होता है मेरा। अगर मान लो कि लास्ट स्टेप में मेरा एक आर्टिफिशियल वेरिएबल बच जाता है। ठीक है, तो जब आर्टिफिशियल वेरिएबल बच रहा है और वो अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है उसकी वैल्यू, मतलब उसके आउटपुट की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो दे रखी है, तो कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि एम मैंने माइनस माना था, इस वजह से हमें कोई भी नो फिजिबल सॉल्यूशन। और अगर एम मेरा ज़ीरो हो गया, ठीक है, मतलब उस कोफिशिएंट आर्टिफिशियल वेरिएबल की वैल्यू ज़ीरो हो गई, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट तो करेगा, लेकिन वहाँ पे एक रिडंडेंसी है। रिडंडेंसी का मतलब होता है कि एक अतिरिक्तता। अतिरिक्त मतलब कि वो एक्स्ट्रा है, मतलब कि अगर सॉल्यूशन में हम उस रिस्ट्रिक्शंस को हटा भी देंगे तो सॉल्यूशन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको बोलते हैं रिडंडेंसी। ये रीज़न है ना। ठीक है, अब इस रीज़न में कॉमन रीज़न ये आ रहा है नीचे की साइड वाला, तो इस वाला जो इक्वेशन है उसको अगर हटा भी देंगे तो भी सॉल्यूशन तो यही बचेगा हमारे पास। तो ये एक रिडंडेंसी हो गई। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये x5 आर्टिफिशियल वेरिएबल था, अब इसकी वैल्यू 4 आ रही है फाइनल स्टेप में। ठीक है, तो ये मतलब आर्टिफिशियल वेरिएबल की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। और इसकी जगह अगर ज़ीरो जाता तो क्या जाती, रिडंडेंसी हो जाती। ठीक है, और टू फेज मेथड के लिए हम -1 रखते हैं, मतलब उसमें रहते हैं बाकी वेरिएबल्स को पहले ज़ीरो करेंगे, फिर इन वैल्यूज़ को जो आर्टिफिशियल बने उसकी कोएफिशिएंट -1 रखेंगे, एम की जगह -1 रखना है। तो इसमें है कि एटलीस्ट वन आर्टिफिशियल वेरिएबल एट पॉजिटिव लेवल, अगर वन आर्टिफिशियल जो वेरिएबल है अगर वो लेस देन ज़ीरो आ जाता है तो वहाँ पे कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा इस केस में। और ऑल आर्टिफिशियल वेरिएबल्स एट ज़ीरो हो जाते हैं, तो इसका मतलब है हम सेकंड फेज पे जाएंगे फिर। ठीक है, अब ड्यूलिटी क्या चीज़ है, तो सर जो सबसे पहले वो प्राइमरी प्रॉब्लम, तो सेल्फ पिवट ड्यूअल है। अगर इसमें मैक्सिमाइजेशन का तो इसमें मिनिमम का होगा, इसमें मिनिमम का होगा तो इसमें मैक्सिमम होगा। अगर इसमें मैक्सिमम का है सपोज़, ठीक है, तो इसमें इक्वलिटी इस टाइप की आएगी लेस देन वाली, और अगर मिनिमम का है तो इनइक्वलिटी ग्रेटर देन वाली आती है। ये चीज़ ध्यान रखो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देखने वाली बात ये है, स्टार्टिंग में बता दें कि अगर प्राइमल का जो सॉल्यूशन है अब वो अनबाउंडेड है, ठीक है, तो ड्यूअल का प्रॉब्लम 100% होगा नो फिजिबल सॉल्यूशन, राइट। लेकिन अगर प्राइमल का सॉल्यूशन है नो फिजिबल सॉल्यूशन, तो उसके पास चॉइस रहती है कि वो अनबाउंडेड भी हो सकता है और नो फिजिबल सॉल्यूशन भी हो सकता है। लेकिन अगर प्राइमल का सॉल्यूशन ऑप्टिमल है, ठीक है, तो ड्यूअल का जो सॉल्यूशन है वो भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही होगा, और उस केस में दोनों का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम। ठीक है, अब बात आती है अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल की। अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल की बात ये है कि अगर मतलब प्राइमल में, ठीक है, अगर हमें कोई इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, और मतलब फर्स्ट नंबर की इक्वेशन है, इक्वेशन मतलब कि इक्वलिटी का साइन दे रखा है, इक्वल वाला साइन, ठीक है, बाकी सारे इनइक्वलिटीज़ है, एक इक्वल वाला साइन है, तो जो इक्वल वाला साइन है जैसे फर्स्ट नंबर पे है वो, तो जो मेरी ड्यूअल बनेगी उसके अंदर जो फर्स्ट नंबर का वेरिएबल होगा, यानी कि W1 मान रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, अनरेस्ट्रिक्टेड। समझ आया? ठीक है, अगर इसमें मान लो कि
जैसे दे दिया कि W3 अनरिस्ट्रिक्टेड है प्राइमल के अंदर, तो वहाँ पे जो थर्ड नंबर की इक्वेशन बनेगी ड्यूअल के अंदर, वो कैसी बनेगी? इक्वलिटी वाली। समझ आ गया? ठीक है। इसमें जितनी भी इनइक्वलिटीज़ होंगी, जितने भी नंबर पे, उतने यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल होंगे, मतलब कि ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ठीक है। और इसमें जितने भी अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्या बनेगी? इक्वेशन इक्वल वाली। ठीक है। सबसे पहले तो लिखना सीखो, जैसे मैक्सिमम में सी, इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है। ये प्राइमल प्रॉब्लम है क्योंकि अब इसका ड्यूअल बनाना है मेरे को, तो सी कैसे बनता है? इसका ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज W, और यहाँ पे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बनेगा W, और ये जो ग्रेटर लेस देन का साइन है वो कैसे बनेगा? ग्रेटर देन का साइन यहाँ पे बनेगा सी ट्रांसपोज, मतलब सी बी और सी का ट्रांसपोज कर देना कुल मिला के, W ऐसे रहेगा। यहाँ पे भी वही करना है, मिनिमम है मैक्सिमम कर देना, सी की जगह BT इधर ट्रांसपोज। समझ आया? देख के पता चल रहा है कि ड्यूल है। अब यहाँ पे ये देखो कि अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल को हमेशा हम ऐसे लिखेंगे, जैसे कि ये वेरिएबल लिया मैंने, आई वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड है, तो मेरे को ये दो एलिमेंट यहाँ पे चूज़ करने हैं, और ये दोनों की दोनों ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा, तो इस फॉर्म में लिखते हैं इसको। ठीक है। इसमें लिखा कि इफ़ pth कंस्टेंट ऑफ प्राइमल होल्ड स्ट्रिक्ट इक्वलिटी, ठीक है, तो ये वेरिएबल क्या हो जाएंगे? अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे। अगर प्राइमल, एक क्वेश्चन किया था जो मेरा गलत हो गया था। ठीक है। अब ये क्वेश्चन में मेरे को यहीं दिख रहा है कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें इक्वलिटी का साइन है, तो फर्स्ट इक्वेशन वैसे भी W1 W2 से मिलके बनेगी, ये तो मेरे को कंफर्म है, क्योंकि इक्वल का साइन होता है, हम दोनों इक्वलिटी लेते हैं ना, ऊपर वाली भी नीचे वाली भी लेते हैं, ग्रेटर देन वाली भी बनाते हैं, नेगेटिव वाली भी बनाते हैं, तो W1 W2 तो बनेगा। तो ये दोनों यहाँ पे कैसे आएंगे? अनरेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, मतलब रेस्ट्रिक्टेड है W1 एंड W2। अनरेस्ट्रिक्टेड होता है जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और रेस्ट्रिक्टेड वो जिसका हमें बनाना पड़ता है। अब ऐसे यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन है वो भी क्या है? इक्वल में है, तो इसका मतलब जो W3 W4 बनेंगे वो भी क्या बनेंगे? रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, ये देखते ही समझ जाना मेरे को। तो ये मैंने पहले ही मान लिया, इसको Y1 मान लिया, इसको Y2 मान लिया। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे X1 और X2 कैसे है? अनरिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, तो जो उधर मेरे को ड्यूअल में इक्वेशन बनेगी, जो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन बनेगी, कैसे मिलेगी? वो इनइक्वलिटी वाली। और ये क्योंकि ये अनरिस्ट्रिक्टेड है, ये रिस्ट्रिक्टेड दे रखे X3 X4, तो यानी कि जो मेरी थर्ड और फोर्थ इक्वेशन बनेगी वो कैसे बनेगी? इक्वलिटी वाली। ठीक है, तो क्योंकि ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो इक्वलिटी वाली फॉर्म में हम इसको बना सकते हैं इस तरीके से, तो टोटल 4 इक्वेशन बन जाएगी। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। एक चीज़ देखो कि अगर यहाँ पे मैंने मान लिया कि x कोई फिजिबल सॉल्यूशन है प्राइमल सॉल्यूशन का, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया, मैक्सिमम प्रॉब्लम है ना, प्राइमल सॉल्यूशन प्रॉब्लम है मैक्सिमम है, और जो ड्यूअल प्रॉब्लम है वो मिनिमम है। अब इसका सॉल्यूशन किस तरीके से बनेगा? देखो, जो भी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है उसको हम मिनिमम करना चाहते हैं, और जो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है उसको मैक्सिमम करना चाहते हैं। ठीक है, तो मिनिमम वाले की तरफ साइन होगा, मतलब कि ड्यूअल वाले की तरफ ग्रेटर देन का साइन होगा। इसको लिख सकते हैं कि ZD, मतलब ये ग्रेटर है CX। ये क्वेश्चन ध्यान रखो। अब अगर मान लो कि प्राइमल सॉल्यूशन, यहाँ पे फिजिबल सॉल्यूशन दे रखा है प्राइमल का, और ठीक है, मिनिमम दे रखा, जो प्राइमल प्रॉब्लम है वो मिनिमम प्रॉब्लम है, और जो आपके ड्यूअल प्रॉब्लम है वो कैसी? मैक्सिमाइजेशन। तो प्राइमल प्रॉब्लम को क्या करेंगे? मैक्सिमाइज, और जो ड्यूअल प्रॉब्लम है उसको क्या करेंगे? मिनिमाइज। तो साइन तो हमेशा मैक्सिमाइज वाले की तरफ आएगा, यानी कि साइन किस तरफ आएगा? CX की तरफ। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर लो। ठीक है, अगर दोनों में कोई भी एक अनबाउंडेड है तो दूसरी वाली क्या हो जाएगी? नो सॉल्यूशन। ठीक है,
और अगर एक नो फिजिबल सॉल्यूशन है तो वो उसका फिजिबल सॉल्यूशन भी हो सकता है और अनबाउंडेड सॉल्यूशन भी हो सकता है। अगर अनबाउंडेड गिवन ही है, जैसे ड्यूअल दे रखी है, जैसे प्राइमल दे रखी है, अनबाउंडेड दे रखी है तो दूसरी वाली ऑटोमेटिकली आ जाएगी कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर फिजिबल है तो वो अनबाउंडेड सॉल्यूशन भी हो सकता है इसका और नो फिजिबल सॉल्यूशन भी हो सकता है, वो चॉइस है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि अगर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ड्यूअलिटी क्या कहती है कि अगर एक्स इज अ फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ प्राइमरी प्रॉब्लम, है ना, और हमने दे रखा है कि डब्ल्यू इज अ सॉल्यूशन ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ड्यूअल, ड्यूअल को भी कोई फिजिबल सॉल्यूशन दे रखा है और प्राइमल का भी एक फिजिबल सॉल्यूशन दे रखा है कि दोनों के दोनों फिजिबल सॉल्यूशन आपस में क्या होंगे, बराबर, यानी कि सी एक्स बराबर क्या होगा, बी टी बराबर डब्ल्यू। ठीक है, और उस टाइम में दोनों क्वेश्चन बराबर हो जाते हैं। एक्स एंड डब्ल्यू आर द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द प्राइमल एंड ड्यूअल। ठीक है, इफ़ द प्राइमल प्रॉब्लम हैज़ अ फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, यहाँ पे आपका फिजिबल सॉल्यूशन था, यहाँ पे फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही दे दिया है, देन इट्स ड्यूअल इज़ ऑल्सो अ फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। उस केस में भी ये दोनों चीज़ें आपस में क्या होती है, बराबर। ठीक है, अब ये फाइनल टेबल है। अब जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो प्राइमल में मैक्सिमम मिनिमम टाइप कैसे भी हो सकता है। अगर इधर मैक्सिमम हो तो इधर मिनिमम बनाना पड़ेगा, इधर मिनिमम हो तो मैक्सिमम बनाना पड़ेगा। प्राइमल में बी लिखते हैं, उधर ड्यूअल में इसको किससे रिप्लेस करते हैं, सी से। जो बी है वो कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, रिक्वायरमेंट वेक्टर भी है ना, सी कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ए ट्रांसपोज में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वलिटी के साइन चेंज हो जाते हैं। अगर ith कंस्टेंट पे इक्वलिटी है तो वहाँ पे क्या बनेगा, रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, और ith कंस्टेंट पे अगर इनइक्वलिटी है तो WI क्या होगा, अनरेस्ट्रिक्टेड। और अनरेस्ट्रिक्टेड का मतलब मैं बता देती हूँ, ये है ना, तो इसको बोलते हैं अनरेस्ट्रिक्टेड है ये। ठीक है, और समझ जाओ अब। और अगर ये इक्वल का साइन है, जहाँ पे जिस भी नंबर पे इक्वल का साइन है उसके अपोजिट, अगर ये प्राइमल चल रहा है, ये ड्यूअल चल रहा है और यहाँ इक्वल का साइन है, मान लो फर्स्ट नंबर पे है, तो यहाँ W1 क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड। और अगर फर्स्ट नंबर पे इक्वलिटी का साइन है तो यहाँ पे W1 क्या हो जाएगा, अनरेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, ऐसे अपोजिट में चलेगा। अगर ड्यूअल में मान लो इक्वल का साइन सेकंड नंबर पे तो आपका W2 क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड। और अगर इनइक्वलिटी का साइन है W पे तो W2 क्या हो जाएगा, अनरेस्ट्रिक्टेड, यानी कि W2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कथा है। उसके बाद यहाँ पे है कि अगर ये फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे रखा है तो ये भी फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा और दोनों के ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपस में क्या होंगे, बराबर। लेकिन अगर ये एक भी अनबाउंडेड दे रखा, दूसरा वाला क्या होगा, नो फिजिबल सॉल्यूशन। और अगर नो फिजिबल सॉल्यूशन ही दे दिया तो उसके पास चॉइस है, नो फिजिबल सॉल्यूशन भी हो सकता है या अनबाउंडेड सॉल्यूशन भी हो सकता है। ये आपकी ड्यूअलिटी फिनिश।